एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी में हल्की बढ़त। मजबूत डॉलर के चलते शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। विप्रो के नतीजे मिले जुले। दूसरी तिमाही में मार्जिन उम्मीद से बेहतर, लेकिन तीसरी तिमाही में गाइडेंस से हुई निराशा। अनुमान से कमजोर रहे माइंडट्री के नतीजे, डॉलर आय और मार्जिन में गिरावट, और मैनेजमेंट ने तीसरी तिमाही में भी दबाव रहने की आशंका जताई। निराश कर सकते हैं आइडिया के नतीजे, 23% फिसल सकता है मुनाफा। आय और मार्जिन पर भी दिखेगा दबाव, आ जाएंगे नंबर्स। और रिलायंस जियो को इंटरकनेक्शन पॉइंट्स नहीं देने से खफा ट्राई। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया पर हर सर्किल में 50 करोड़ जुर्माने की सिफारिश। बाजार के लिए है बेहद अहम हफ्ते की शुरुआत, जहां वायदा कारोबार की एक्सपायरी और रिजल्ट सीजन चलेगा पूरे जोरों पर। लेकिन इस बीच ग्लोबल मार्केट है सुस्त। तो बड़ा सवाल है कि बाजार क्या कुछ और मजबूती दिखा पाएंगे? क्या होगा आज का डायरेक्शन? इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे खास मेहमान। PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है। और मनीलिशियस कैपिटल के अविनाश गुरस्कर भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन देखिए, ग्लोबल मार्केट जैसा कि अनिल बता रहे हैं, बहुत सुस्ती देखने को मिल रही है। एसजीएक्स निफ्टी पिछले 1 घंटे में मैं देख रहा हूं 7 पॉइंट ऊपर, कभी 6 पॉइंट नीचे, इसी रेंज में कारोबार कर रहा है। एशियाई बाजार भी देखिए, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं तो बहुत बड़ी तेजी भी देखने को नहीं मिल रही। हांगकांग के बाजार देखिए थोड़ा सा कमजोर है। जापान के बाजार में थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन यूएस के मार्केट देखिए, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। बंद जरूर लाल निशान में हुए, लेकिन रिकवर अच्छे हुए हैं। ये एक अच्छा क्यों दिख रहा है। लेकिन उससे ज्यादा चिंता की बात, डॉलर इंडेक्स है 8 महीने के हाई स्तर पहुंच गया। ये बताइए कैसे रीड कर रहे हैं आप इन ग्लोबल क्यूज को? पहले डॉलर की मजबूती न तो करेंसी, दूसरी करेंसी के लिए अच्छी है, न कमोडिटीज के लिए, न इक्विटी के लिए। और शायद यही वजह की बाजारों में सुस्ती दिख रही है। दूसरी ओर जो डेटा अमेरिका में आ रहे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, नतीजे अच्छे आ रहे हैं। तो वो बड़ी कश्मकश वाला माहौल है। न बाजार को ऊपर जाने के लिए बड़े ट्रिगर है और कमजोरी नहीं हो रही क्योंकि इकोनॉमी मजबूत नजर आ रही। तो इन दोनों के बीच में और फिर इवेंट्स, एक इलेक्शन की और दूसरी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की, मुझे लगता है कि थोड़ा सुस्ती वाला माहौल रहेगा। ऐसे में कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। तो फिर आज के मार्केट को किस तरह से ट्रेड किया जाए? अगले 3 दिनों में मैं देख रहा था 1 दर्जन निफ्टी की कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। आज 2 निफ्टी कंपनियों के, कल 6, और उसके बाद बुधवार को 4, और उसके बाद है एक्सपायरी। तो एक्सपायरी से पहले हमें 12 निफ्टी की कंपनियों के नतीजे पचाने। ये बताइए आज का दिन फिर कैसे ट्रेड किए? एक चीज बहुत साफ दिख रही है, और वो ये कि कैश मार्केट के स्टॉक का एक्शन बरकरार रहेगा। तो हमारे लिए जब हमें अपने ट्रिगर्स पर ट्रेड करना हो, नतीजों का सीजन फुल फ्लेज है, निफ्टी के अलावा कई सारे मिड कैप स्मॉल कैप्स हैं, तो फिर ऐसे में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अब भी तेजी का मौका रहेगा। तो वो एक ऐसी जगह है जो मुझे बेहद पसंद है। जहां तक आज के बाजार का सवाल है, शुक्रवार को जो ट्रेडिंग रेंज दिख रही थी, मुझे लगता है अभी भी वही ट्रेडिंग रेंज 5-25 पॉइंट ऊपर नीचे वाला मामला है। शुक्रवार के लिए दिन न ऊपर का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, न नीचे का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। बिल्कुल वो 75 पॉइंट की टाइट रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखा है बाजार। तो मुझे लगता है 8650 के नीचे गए तो थोड़ा और फिसल सकते हैं, लेकिन हर 25 पॉइंट पर बड़ा सपोर्ट है। और 8600 तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अब से लेकर एक्सपायरी तक, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है जब तक 8650 न तोड़े, घबराए नहीं। 8725 के ऊपर निकलेगा तो थोड़ी तेजी और बेहतर होती हुई दिखेगी। फिलहाल ये रेंज की आप मानकर चल सकते हैं। बाजार में ऐसे में जब रेंज बाउंड ट्रेड हो तो निफ्टी पर अगर आपको ट्रेड लेना ही है तो चाल के विपरीत लेना होगा कि पहले बढ़ जाने दें तो फिर ऊपर में शॉर्ट करें, या गिर जाने दें तो नीचे में खरीदारी करें। नहीं कि ओपनिंग पर 8700 पर ट्रेड नहीं बनता है, ये ध्यान रखें। खरीदारी करनी हो 8650 के नजदीक खरीदें, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लें। 8700, 8725 ऊपर का लक्ष्य है। और पहले मजबूत हो जाए तो 8725, 8750 की रेंज में शॉर्ट किया जा सकता है। 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लें 8700 के टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत दिख रहा था शुक्रवार को, 19750 के बेहद करीब जाकर बंद हुआ है। तो 19750 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी शुरुआती आधे 1 घंटे टिक गया
तो बैंक निफ्टी 19,920,000 की तरफ जाने के लिए तैयार है। अदरवाइज बैंक निफ्टी 19,500 के अपने अहम सपोर्ट को नहीं तोड़ रहा है, तो वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टॉप लॉस मानकर आप ट्रेड कर सकते हैं खरीदारी का 19,920,000 के लक्ष्य के लिए। तो 19,500 19,750 की ये बैंक निफ्टी की 250 पॉइंट की रेंज है, इस पर नजर रखें। लेकिन बैंक निफ्टी में मैं शॉर्ट करने की राय नहीं दूंगा, बल्कि मैं ये ज्यादा प्रीफर करूंगा कि बैंक निफ्टी अगर नीचे आ जाए तो आप खरीदारी करें, क्योंकि मुझे प्राइवेट बैंक्स मजबूत दिख रहे हैं सेक्टर्स में। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक अच्छी तेजी का माहौल दिख रहा है। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत मेटल शेयरों को कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा शॉर्ट करने के मौके हैं। चलिए, तो ज्यादा शॉर्ट करने के मौके आपको मार्केट देगा नहीं। और अनिल, अगर पिछले हफ्ते को ही समझें तो हमने देखा था पिछले हफ्ते के फर्स्ट हाफ में क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। सेकंड हाफ में जरूर थोड़ा सा सुस्ताने की कोशिश की थी मार्केट ने और 8,700 के नीचे जाकर समाप्ति हुई। 2 दिन लगातार 8,700 के ऊपर टिक नहीं पा रहा है। तो चलिए, क्लोजिंग हो तो बुल्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आए। वागले साहब से पूछते हैं, हफ्ते के पहले दिन वो कितने कॉन्फिडेंट है? सर गुड मॉर्निंग, बताइए क्या करना चाहिए आज? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल। गुड मॉर्निंग सर। स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। आई थिंक अनिल जी ने ठीक कहा, पिछले हफ्ते में और आज के दिन में कोई फर्क नहीं है और मुझे लगता है ये हफ्ते भर ऐसे चलने वाला है। एंड एक्सपायरी कहीं ना कहीं 8700 8650 ये रेंज में ही होगी। तो मेरा व्यू ना बुलिश है ना बेरिश है, स्टॉक स्पेसिफिक है। लेकिन स्टॉक्स में मेरे चारों बाय है, तो ये अंदाजा आता है कि बायस बुलिश है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी कुछ नहीं करेगा। 8650 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 8760 टारगेट रहेगा, जो शायद 2-3 दिन में आ सकता है। बैंक निफ्टी 19450 19900। ओके, चलिए, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा ऐसे बाजार में। निफ्टी को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, कौन से फिर वो शेयर है जहां आपकी नजर होनी चाहिए, पूछेंगे वागले साहब से थोड़ी ही देर में। लेकिन जो कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं कर रहा है बुल्स का, वो है एफआई का डेटा। आप देखिए, एक दिन पिछले हफ्ते खरीदारी हुई थी, बाकी तो बिकवाली का सिलसिला जारी है। 270 करोड़ रुपए के आसपास की कैश मार्केट में बिकवाली फिर से शुक्रवार को होती हुई नजर आई। शुक्र है डीआईआईज खरीद रहे हैं, 500 करोड़ रुपए के आसपास की उन्होंने खरीदारी करी। ये डेटा कैसा लग रहा है आपको? एक्चुअली डेटा थोड़ी सी कमजोरी की तरफ है, और अगर आज बाजार को कमजोर होना है तो सिर्फ एफआईएस की कैश मार्केट की और वायदा कारोबार की बिकवाली की वजह से। देखिए, कल के सेशन में एक और शुक्रवार के सेशन में एक और बड़ी चीज हुई है। पिछले पूरे हफ्ते लगभग 3,500 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स एफआईएस ने खरीदे थे, लेकिन शुक्रवार को पहली बार स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सी बिकवाली होती हुई दिखी। हालांकि बड़ी नहीं है, लेकिन संकेत ये मिला कि खरीदारी रुकती हुई नजर आई। हालांकि सामने सामने उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में 50 करोड़ के आसपास की खरीदारी की, तो इंडेक्स फ्यूचर्स जो है एफआईएस बेचते थे, इंडेक्स फ्यूचर्स बेचना उन्होंने बंद किया, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में मुनाफा वसूली आती हुई दिखी। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव संकेत है कि एक और एफआईएस स्टॉक फ्यूचर्स बेच रहे हैं, कैश में बेच रहे हैं, यानी कि फिर उस लिहाज से थोड़ा सावधान होना चाहिए। यही वजह है कि मैं कह रहा हूं कि ऊपर के लेवल पर खरीदारी करने के बजाय थोड़ा सा इंतजार करें, या फिर वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। तो एफआईएस के डेटा जो है वो 2 संकेत साफ दे रहे हैं। अगर आप ब्रॉडर कॉल मार्केट पर ले रहे हैं तो ये संकेत मिल रहा है कि बाजार तेजी से भागेगा नहीं, रुक रुक कर चलेगा। दूसरा संकेत जो ज्यादा साफ दिखता है, जिस पर फोकस करना चाहिए आपको, वो ये है कि 500 करोड़ की कैश मार्केट की खरीदारी घरेलू फंड्स की, ये ज्यादा आपके लिए मतलब की है, क्योंकि आपको खरीद कर ट्रेड करना है, तो फिर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन रहेगा और वहीं पर फोकस करिए। चलिए, तो एक बात तो तय है, हमारे देखिए दोनों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप्स में ज्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है। तो पूछते हैं फिर कौन से वो मिड कैप्स हैं जहां पर आज तेजी की साइड ट्रेड लिया जा सकता है। वागले साहब, टॉप पिक्स 2 बताइए। हेमंत, मैं एनसीसी के साथ जाना चाहूंगा। क्लियर कट प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट हमने फ्राइडे को देखा, हमारे वैसे ये बीटीएसटी भी था, और मुझे लगता है अगले कुछ दिनों में ये इसका मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा। इसको मैं 88 के स्टॉप लॉस से बाय करूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 101। दूसरा स्टॉक है टाटा कम्युनिकेशन, जिसमें लास्ट 1 घंटे में फ्राइडे को काफी अच्छी तेजी आई, और ये सजेस्ट करता है कि वो प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट और मोमेंटम इंडिकेटर्स जो है और थोड़ी अपमूव बरकरार रहेगी। तो इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 663 और टारगेट रहेगा 715। तो वागले साहब, मजबूत शेयरों को चुनते हैं। आप देखिए 12% की जबरदस्त रैली एनसीसी में देखने को मिली शुक्रवार को। रिलायंस फंड का नाम आ रहा था कि वो खरीद रहे हैं, राकेश झुंझुनवाला जी का नाम आ रहा था, वो खरीद रहे हैं। तो बहरहाल इस स्टॉक के ऊपर रखिएगा नजर, और टाटा कम्युनिकेशन में भी तेजी देखने को मिल सकती है। 2 और पिक्स हैं, कुछ ही देर में हम वागले साहब से पूछकर आपको बताएंगे। लेकिन एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ये बताइए, एक्सपायरी कहां होगी, सब लोग ये जानना चाहते हैं। 8,500 वाला खतरा तो टल चुका है ना? लग नहीं रहा, कम से कम इस वक्त ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि बाजार 8,600 के नीचे जाकर एक्सपायरी देने के लिए तैयार है, अनलेस कि कुछ ग्लोबली बड़ा ऐसा हो जाए
जो कि आपको हमें पता नहीं है, वो तो एक अलग बात है। अदरवाइज लग रहा है कि 8,600 का लेवल बाजार होल्ड करने की कोशिश करेगा अब से लेकर गुरुवार तक। और एक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो होता दिख रहा है यूपी में, जो एक पूरा संकट चल रहा है, वो एक्चुअली देखा जाए तो इनडायरेक्टली बीजेपी जैसी पार्टियों के लिए फायदे की बात है, वो भी पसंद आएगा। तो शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव को जिस तरह से बाहर का रास्ता दिखाया है वो काफी बड़ा पॉजिटिव है एक तरह से, मतलब सेंटीमेंट के लिहाज से आप पॉजिटिव मान सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से लग नहीं रहा कि 8,600 को तोड़ने की जल्दबाजी में है बाजार। अनएक्सपेक्टेड कुछ हो तो इवेंट का तो पता नहीं, डेटा के लिहाज से नहीं होगा। अपसाइड में ऐसा लग रहा है कि फिलहाल जो पोजीशन बन रही है 8,700 के ऊपर आज और कल एक आध दो दिन बंद हो जाए तो फिर आप एक और बेहतर एक्सपायरी की उम्मीद कर सकते हैं, जो कि आपको 8,800 की तरफ ले जा सकती है। तो अदरवाइज 8,700 काफी हद तक वो ये कहें कि दोनों तरफ का टसल वाला पॉइंट बना हुआ है कि तेजी करने वाले भी बहुत कन्विंसिंगली 8,700 के पार ले जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर एफआईएस की थोड़ी बिकवाली आ रही है और मंदी करने वालों को प्रॉफिट बन नहीं रहा। अब ऐसे में आपके लिए वायदा कारोबार के जो अहम संकेत है, पहला तो ये कि शुक्रवार के सेशन में 8,650 के फुट में 5 लाख शेयर जुड़े हैं, तो इमीडिएटली आपके लिए पहला अहम सपोर्ट 8,650 हो गया। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपके लिए स्टॉप लॉस हो गया 8,600 का, यानी कि 100 पॉइंट के रिस्क के साथ आपको इस बाजार में तेजी की पोजीशन में बने रहना है। पुट कॉल रेशियो 1 पर है, एकदम बैलेंस्ड है, कोई बहुत तेजी या बहुत मंदी की तरफ नहीं है और उसमें कोई बदलाव हुआ नहीं। वापस से निफ्टी और बैंक निफ्टी में शुक्रवार के सेशन में ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, यानी कि ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस कम है, दोनों ही तरह के ट्रेडर्स का। वो बाजार की सेहत के लिए अच्छा है कि बहुत ओवर बुलिश या ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, और यही वजह है कि मैं ये कह रहा हूं बाजार रेंज बाउंड दिख रहा है। अब रेंज बाउंड बाजार हमेशा रहता नहीं है, रेंज से बाहर निकलता ही है, लेकिन इस वक्त ये संकेत नहीं कि आप क्लियर कट बोल सके इस रेंज से ऊपर की तरफ निकलेगा या नीचे की तरफ। तो फिर लेवल्स पर नजर रखें, नीचे 8,650, ऊपर 8,725, इस रेंज के बाहर इंट्राडे में जिस तरफ निकले एक डायरेक्शनल कॉल लें। ऑलराइट, चलिए, तो ये रेंज है जो आज बाजार रिस्पेक्ट कर सकता है, लेकिन हमारे बाकी के टेक्निकल एक्सपर्ट्स की क्या राय है, आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, आइए देख लेते हैं। AK प्रभाकर जो हेड ऑफ रिसर्च हैं IDBI कैपिटल के, वो कह रहे हैं कि बेचकर चलना चाहिए। 8,580 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, 8,740 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। जय ठक्कर खरीदना चाहते हैं निफ्टी को 8,636, ये इंटरेस्टिंग लेवल है। जनरली राउंड फिगर लेवल्स दिखते हैं, लेकिन 8,636 का उनका स्टॉप लॉस है, 8,800 का लक्ष्य है जय का। और उनके साथ सिमी भौमिक भी हैं, वो भी कह रही है खरीदारी करनी चाहिए। 8,740 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 8,755 तक भी जा सकता है। निफ्टी 8670 का स्टॉप लॉस भी रखें। ओके, तो सिमी की राय भी खरीदारी की, और अगले एक्सपर्ट की राय आपके सामने रख दूं। नीरव वखारिया भी खरीदारी करना चाहते हैं और उनका स्टॉप लॉस का लेवल है 8,650, मेरे से मिलता जुलता, और 8,760 उनका भी टारगेट है सिमी से मिलता जुलता। लेकिन हिमांशु शर्मा देखिए बिकवाली करने के मोड में है आज। वो कह रहे हैं कि आपको बेचना चाहिए 8,640 के टारगेट के लिए 8,760 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। तो 5 एक्सपर्ट्स आपने देखा, तो राय थोड़ी बटी हुई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 3 एक्सपर्ट्स कह रहे हैं खरीदना चाहिए, 2 ही कह रहे हैं बेचना चाहिए। और हेमंत, रेंज भी मोटा मोटी समझ में आ रही कि क्या मानकर चल रहे हैं। नीचे 8,650, ऊपर 8,750, ये है 100 पॉइंट की रेंज जिसमें बाजार करेगा ट्रेड, ये 5 एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक। और बिल्कुल वैसा ही मूड है जैसा हम कह रहे हैं कि रेंज बाउंड, दोनों तरफ के मौके, 5 एक्सपर्ट्स की राय भी उसी तरह मिली जुली। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के पार हम आपको बताएंगे टॉप 5 स्टॉक्स जो आपको ट्रेड करने का मौका आज देंगे, साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स की टॉप ट्रेडिंग पिक्स भी इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। वक्त हो गया अब ये जानने का कि आज कौन से वो 5 शेयर हैं जहां पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। लक्ष्मी मशीन वर्क्स और वोल्टास, इन 2 शेयरों पर रखिए नजर, और वजह यह कि 26 अक्टूबर को होगी बोर्ड बैठक लक्ष्मी मशीन वर्क्स की, और उसमें बायबैक पर विचार किया जाएगा। अब वोल्टास के पास 6 लाख शेयर, आप कहेंगे 6 लाख शेयर तो बड़ी क्वांटिटी नहीं, लेकिन भाव भी देखिए 4,500 के आसपास का भाव लक्ष्मी मशीन वर्क्स का, तो वैल्यू काफी ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि वोल्टास की जो होल्डिंग है LMW में, उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इन 2 शेयरों पर आज फोकस रखिएगा। कर्नाटका बैंक पर भी रखिए नजर। देखिए पिछले हफ्ते ही ये शेयर एक्शन में आता हुआ दिखा था, जब इस बैंक ने ऐलान किया था राइट्स इश्यू का। इंटरेस्टिंग है, राइट्स इश्यू की प्राइसिंग
70 रुपए के भाव पर ये राइट्स इशू ला रहे हैं। अगर आपके पास 2 शेयर हैं तो आप एंटाइटल्ड हैं 1 शेयर के लिए। और आप देखिए राइट्स इशू का जो रिकॉर्ड डेट है वो है कल, तो यहां पर एक्शन हो सकता है। करंट मार्केट प्राइस देखिए 160 के आसपास है और राइट्स इशू 70 पर, काफी अट्रैक्टिव राइट्स है। बिल्कुल, तो इंटरेस्टिंग ये होगा कि अब स्टॉक में राइट्स इश्यू के बाद और तेजी बनती। पुंज लॉयड एक और स्टॉक है जहां पर आज अच्छी खबरें, और 3 सोलार प्रोजेक्ट्स के लिए इन्होंने इंडिया इंफ्रा फंड के साथ किया है करार। चलिए, तो 100 करोड़ रुपए इनके हाथ में लगेंगे वो 3 प्रोजेक्ट्स बेचकर। और नजर रखिए जुआरी ग्लोबल पर भी, फर्टिलाइजर वाली कंपनी है ये और नतीजे अच्छे नहीं आए हैं। देखिए मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी, कुछ रिस्ट्रक्चरिंग भी चल रही है, अपनी सब्सिडरीज को खरीद रही है। पहले जुआरी इन्वेस्टमेंट्स को इन्होंने 4 अक्टूबर को खरीदा और अब उसकी जो सब्सिडरी है हॉरिजॉन व्यू डेवलपर्स, उसको ये खरीद रहे हैं। तो कुछ रिस्ट्रक्चरिंग की एक्सरसाइज चल रही है कंपनी में और नतीजे अच्छे नहीं, तो आज यहां पर दबाव देखने को मिल सकता है। जीए शिपिंग, इस स्टॉक पर रखिएगा नजर, क्योंकि सुप्रामैक्स ड्राई बल्क कैरियर खरीदने के लिए इन्होंने करार किया है। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं इस वक्त अविनाश गोरक्षकर साहब और साथ ही संदीप वागले जी। अविनाश जी, पहले सीधा बताइए, आज कौन से शेयर आपके रडार पर है, कहां खरीदारी बिकवाली के मौके दिखे हैं? अनिल जी, मुझे लग रहा है कि हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में नतीजे अच्छे आ गए। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हमको लग रहा है कि नतीजे अच्छे होने के कारण नॉट ओनली शॉर्ट टर्म बट इनफैक्ट सेकंड हाफ में भी जिस प्रकार की मैनेजमेंट कमेंट्री दी है और जिस प्रकार का नंबर आ गया, यहाँ पे एक अच्छा डेफिनेटली अपटेक आपको दिख सकता है, नॉट ओनली शॉर्ट टर्म बट मीडियम टर्म के लिए। दूसरा स्टॉक रहेगा वी-गार्ड। हमको लग रहा है कि वी-गार्ड ने नतीजे बहुत ही बेहतरीन दिखाए, ऑलमोस्ट 70% का प्रॉफिट ग्रोथ है और कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में हमको लग रहा है कि 7th पे कमीशन का जो पैसा आएगा वहां पे डेफिनेटली यहाँ पे भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आना चाहिए। तो ओवरऑल FY17 कंपनी के लिए काफी बेहतरीन आना चाहिए, तो ये दोनों शेयर पे आज नजर रखनी चाहिए। तो वी-गार्ड और LIC हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर रखिए नजर। वी-गार्ड के नंबर्स तो जबरदस्त आए हैं, आप देखिए बाजार बंद होने के बाद शुक्रवार को ये नतीजे आए। वागले साहब ने 2 पिक्स तो अपने बताए, NCC और टाटा कम्युनिकेशन, 2 बाकी के पिक्स भी बताइए, कहां पर आप और बुलिश हैं? हेमंत, मैं PFC के साथ जाना चाहूंगा। इसमें मेरा बाय रिकमेंडेशन है फॉर द नेक्स्ट 1 और 2 डेज। 124 का स्टॉप लॉस होगा, 135 का टारगेट होगा। और हेक्सावेयर एक IT स्पेस में एक स्टॉक है जिसमें मुझे मोमेंटम दिखाई देती है, 2 से 3 दिन में आउट परफॉर्म करना चाहिए। 192 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 210। हेक्सावेयर खरीदें, बोर्ड बैठक है इसी हफ्ते और बायबैक पर विचार होगा। तो ये स्टॉक थोड़ा एक्शन में आ चुका था, शुक्रवार को ये खबर आई थी, 0.3% भागा शुक्रवार को, मेरे ख्याल से इसी शो में कल ही बोर्ड बैठक है। बिल्कुल, और कल बोर्ड बैठक 25 तारीख की। तो कल यहाँ पर बोर्ड बैठक में देखना होगा कितना बायबैक करते हैं, किस प्राइस पर करते हैं, ओपन ऑफर होता है या फिर ओपन मार्केट परचेज, इस पर हम नजर रखेंगे। लेकिन उससे पहले चार्ट पर मजबूती है, 200 के पार निकले तो फिर एक्शन देखेगा जमकर होगा। एक स्टॉक जहां पर एक्शन होगा, आज का एक्सीडेंट भी कहा जा सकता है, माइंडट्री। अविनाश, कितना गिरेगा? ये नंबर्स तो बड़े डराने वाले हैं। माइंडट्री ने जिस तरह के नतीजे पेश किए और उसके ऊपर अगली तिमाही के लिए और डराने वाली बात देखिए, मुनाफा आया 23% मुनाफा बढ़ा है। डॉलर रेवेन्यू में डी ग्रोथ आई है, मतलब फ्लैट है या थोड़ा नेगेटिव ही कह सकते हैं। तो हर तरह से हर पैरामीटर से नंबर खराब है, क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट अनिल जी, जो डराने वाली बात है वो आने वाले क्वार्टर के लिए भी मैनेजमेंट ने बहुत ही नेगेटिव आउटलुक दिया है और हमको लग रहा है कि इस कारण से ही मार्केट्स में डेफिनेटली सारे जो IT मिड कैप शेयर्स है यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉशियस ट्रेंड रहेगा। क्लियरली जब ओवरऑल ट्रेंड अभी भी कॉशियस है, हमने देखा है कि सारे IT कंपनीज में HCL टेक ही है जहां पे थोड़े बहुत अच्छे नतीजे आ गए, बट अदरवाइज सारे कंपनीज के अगर हम देखें तो क्लियरली टॉप लाइन ग्रोथ और विजिबिलिटी को लेके डेफिनेटली दिक्कतें हैं। और यहाँ पे तो क्लियरली मतलब आप जो सारे मिड कैप IT बोल रहे हैं, मतलब उनमें कौन कौन से जो गिरेंगे? मुझे लग रहा है KPIT में भी डेफिनेटली पिक्चर काफी खराब है। इनफैक्ट KPIT में भी एक ऐसा ही नंबर आ गया है और आगे का क्वार्टर भी डेफिनेटली नेगेटिव रहेगा। मेरे ख्याल से जो मिड कैप में अच्छे शेयर रहेंगे वो प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर को पॉइंट ऑफ व्यू से परसिस्टेंट अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से परसिस्टेंट एक नोटेबल आउट परफॉर्मर हो सकता है। चलिए, तो परसिस्टेंट में तेजी हो सकती है, लेकिन आज का बड़ा एक्सीडेंट तो माइंडट्री होने वाला है। मैक्वायरी की रिपोर्ट में देख रहा था, 550 से टारगेट सीधा घटाकर 400 रुपए कर दिया है। तो सोचिए कितना बड़ा डाउनग्रेड किया है। चार्ट देखकर बताइए आज ये शेयर के लिए सपोर्ट कहां पर है? थोड़ा लंबा वाला बताना सर। थोड़ा सा नीचे वाला सपोर्ट बताइएगा, क्योंकि 400 रुपए मैं इसलिए बता रहा हूँ, पर्सपेक्टिव में 550 से 400 किया। मैक्वायरी जैसी बड़े ब्रोकरेज हाउस ने। एक्चुअली
बात यह है कि 500 का जो लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो ब्रेक किया है उसके नीचे जब तक ये रहता है ये वीक ही रहने वाला है। मेरा फर्स्ट लेवल होगा 480, ये मैं समझता हूँ। 450 और अगर वो ब्रेक हो जाता है तो फिर 390 के मतलब वहां तक भी जा सकता है, तो वो डेंजर लेवल होगा। 450 आपने अहम सपोर्ट बोला, वहीं खुलेगा अब तो ये। हाँ, तो उसके नीचे क्लोज होता है तो और 10% वहां से गिर सकता है। तो मैक्वायरी के टारगेट्स तो सर कह रहे हैं 1-2 दिन में ही आ जाएंगे। चलिए, तो ये माइंट्री आज का एक्सीडेंट। विप्रो नंबर्स ठीक ठाक है, लेकिन अविनाश लगा मजा है क्या कुछ गाइडेंस देखकर कि कुछ ठीक है या मामला ढीला ही है विप्रो का भी? कैसे? मुझे लग रहा है कि क्लियरली इन्होंने कोई एक्विजिशन अनाउंस किया है, तो मेरे ख्याल से ये एक बात थी, शायद मार्केट्स को थोड़ा बहुत एक पॉजिटिव सरप्राइज। मेरे ख्याल से शुक्रवार सुबह आ गया था ये। बट नतीजे अनिल जी जैसे आपने कहा कि मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज था, और इसमें कोई ऐसी चीज थी कि जिससे ये एक स्टॉक में कोई बड़ी रेटिंग आए। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की अपटिक हमने लास्ट वीक विप्रो में के शेयर में देखी थी, शायद थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली इस वीक में हमको देखने को मिले। एस्टिमेट था गाइडेंस का 1 से 3% के बीच में, और गाइडेंस आया 0 से 2% के बीच में, तो गाइडेंस के फ्रंट पर बड़ा मिस है। एक तेजी बनी थी स्टॉक में। आज चार्ट देखकर आपको कैसा लग रहा है? कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जिस पर आपकी नजर होगी विप्रो में? हेमंत, मैं एक्चुअली ये स्टॉक पे बुलिश था। अराउंड 490 का जब लेवल ब्रेक किया था तो मैंने 520 का टारगेट दिया था, और उसको मैं अभी भी मेंटेन करता हूँ। करंटली 499 है, शायद 490 480 ये रेंज में आ सकता है, तो वहां पे अभी भी मैं लेने की सोचूंगा जब तक ये 475 के नीचे बंद नहीं होता है। मेरा व्यू शॉर्ट टर्म व्यू बुलिश होगा फॉर अ टारगेट ऑफ 515 520, और ये 475 520 ये विप्रो का एक सीमित दायरा होगा। मुझे 520 ब्रेक होते हुए भी नहीं लगता है, 475 ब्रेक होते हुए ऑन द डाउन साइड वो भी नहीं लगता है। 475 ये अहम लेवल। एक अच्छी चीज हुई है इन नतीजों में जो देखकर समझ में आ रही है, वो ये है कि मार्जिन इन्होंने देखिए मेंटेन रखे हैं, तो मार्जिन के फ्रंट पर कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है मार्जिन। लेकिन मुझे लगता है आगे गाइडेंस क्योंकि अल्टीमेटली तो गाइडेंस पे बिल्कुल सही बात, और गाइडेंस के दम पे हमने देखा ना किस तरह से इन्फोसिस की धुलाई हुई, ये सब तो वही देखते हैं। चलिए, विप्रो आज किस तरह का प्रदर्शन करता है, क्योंकि स्टॉक बढ़ा हुआ है तो फिर गलती की गुंजाइश थोड़ी सी कम रहती है। आज इसका एक्शन देखने लायक होगा। कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन देखने लायक होगा, और वो होगा इस वजह से कि एफआई ब्रोकरेजेस से अपनी नजरें वहां जमाई है। कौन से वो स्टॉक्स, कैसी रिपोर्ट्स आई हैं, ये बताएंगे हम आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ जुड़ेगी निधि, और साथ ही वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे एलकेपी सिक्योरिटीज के वायदा कारोबार के एक्सपर्ट गौरव बिस्सा भी, इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। ब्रेक से पहले हमने चर्चा करी माइंडट्री और विप्रो की, लेकिन देखिए केन के नतीजे भी जोरदार आए हैं। ओबरॉय रियल्टीज पर ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं, सीधे चलते हैं नियति के पास और जानते हैं। नियति, बताइए केन पर ब्रोकरेज हाउसेस का क्या व्यू है? ये दोनों यहाँ स्टॉक ऑफ द डे होने वाले हैं, स्टार परफॉर्मर ऑफ द डे रादर मैं कहूंगी। केन ने शानदार नतीजे पेश किए, और जो इनका प्रॉफिट आया 780 करोड़ रुपए का, ये 6 तिमाही की ऊंचाइयों पे आया है, जिसके कारण ब्रोकरेजेस अपने टारगेट प्राइस बढ़ा रहे हैं। सीएलए से निवेश करने की सलाह दे रहा है, टारगेट प्राइस इनका 260 का है, और साथ साथ में सिटी ने भी निवेश करने की सलाह दी है, इन्होंने भी अपना टारगेट प्राइस रिवाइज करके 260 का कर दिया है। 12% की मौजूदा भाव से इनको तेजी ये शेयर दिखा सकता है। ओबरॉय रियल्टी ने बहुत अच्छे नंबर्स पेश किए हैं, रियल एस्टेट का सेगमेंट काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। बुकिंग्स इस क्वार्टर में बहुत शानदार रही हैं। जेपी मॉर्गन ओवरवेट है स्टॉक पर, टारगेट प्राइस इनका 370 का है, मौजूदा भाव से आपको 11% की तेजी ये शेयर भी दिखा सकता है। ओके, तो केन और ओबरॉय रियल्टी, इन दो शेयरों पर अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं। बाकी और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर रिपोर्ट्स आई हैं, नीति बताएं। विप्रो माइंडट्री पे कुछ एक रिपोर्ट्स और डिटेल्स में मैं बताना चाहूंगी। विप्रो पे बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच न्यूट्रल का कॉल मेंटेन कराया, हालांकि टारगेट प्राइस इन्होंने 540 से घटा के 525 का कर दिया है। ईपीएस अनुमान FY 16 और 18 के 2 से 4% घटा रहे हैं। विप्रो की कंसेंसस डाउनग्रेड हैं, टारगेट प्राइस के भी और साथ साथ में ईपीएस के अनुमान के भी, जैसे कि सिटी बिकवाली करने की सलाह दे रहा है। टारगेट प्राइस इन्होंने 470 से घटा के 465 का कर दिया है, 7% का डाउन साइड देख रहे हैं। FY 17-19 के ईपीएस अनुमान 1 से 2% इन्होंने घटाए हैं। मैक्वारी न्यूट्रल का कॉल दे रहा है,
है, 570 से सीधे घटा के इन्होंने 495 का कर दिया है अपना टारगेट प्राइस। FI17 और 18 की EPS अनुमान 1 से 6% ये घटा रहे हैं। टारगेट मल्टीपल्स भी इन्होंने घटा दिए, 14 टाइम से अब घटा करके इन्होंने 13 टाइम कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट का कॉल दे रहा है, ये सबसे बियरिश कॉल है जो अभी तक मैं देख रही थी। 8% का डाउनसाइड देख रहे हैं, 460 का लक्ष्य देखने को आपको दिखा सकता है। CLSA हालांकि आउटपरफॉर्म की रेटिंग और अपने टारगेट प्राइस मेंटेन कर रहा है क्योंकि इनको टर्न अराउंड की इस पर भरोसा है। साथ साथ में कह रहे हैं कि वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ये एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए इनको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लग रहा है। ये कॉन्ट्रा कॉल है CLSA का। माइंट्री पे बिकवाली की सलाह दे रही है सिटी, टारगेट प्राइस 460 से घटा के 425 का कर दिया है, 11% का डाउनसाइड। FI17 और EPS के 18 के EPS अनुमान भी इन्होंने 10% और 7% घटाए हैं। मैक्वायरी डाउनग्रेड करा है अंडर परफॉर्म को और टारगेट प्राइस इन्होंने 550 से घटा के सीधे 400 का कर दिया है। FI17-19 के इन्होंने EPS अनुमान 15% भी घटाए हैं। ओके, तो ये तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स। माइंट्री में आज जबरदस्त प्रेशर देखने को मिलेगा, ये बात तो तय होती हुई दिख रही है। विप्रो के ऊपर भी बस सिटी जैसे ब्रोकरेज हाउसेस बेरिश हैं। चलिए, इन दोनों के बारे में तो हमने आपको अपने एक्सपर्ट से कॉल दिला दिया, लेकिन ओबरॉय रियल्टी, कौन कहता है कि रियल एस्टेट कंपनियों के सेल नहीं हो रही? आप देखिए, रेवेन्यू 32% बढ़ा है, 13% मुनाफा बढ़ा है, तो मंदी वाले माहौल में ओबरॉय रियल्टी ने अच्छी कमाई करी है। ये बताइए, चार्ट देखकर कैसा लगता है, क्या और ऊपर जा सकता है? हेमंत, इसमें वीकली मंथली चार्ट्स काफी पॉजिटिव है। 310 315 का एक अहम रेजिस्टेंस ब्रेक किया है और उसके ऊपर जिस तरह से ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है कोई भी उस तरफ की मूव आए बाइंग करनी चाहिए। 300 के नीचे का स्टॉप लॉस होगा और 380 390 का मेरा टारगेट होगा अगले कुछ हफ्तों का। ये शायद शॉर्ट टर्म में कुछ ना करे, बट 2 या 3 हफ्ते या 4 हफ्ते का व्यू लेते हैं, मुझे लगता है ये 20% 25% की मूव दे सकता है। 20-25% हफ्ते भर? नहीं, तो 3 से 4 हफ्ते में, महीने दो महीने। ठीक है, तो महीने भर का व्यू रखें। 20-25% की तेजी बन सकती है ओबरॉय रियल्टी में चार्ट्स के लिहाज से। JP मॉर्गन बुलिश है, 370 का लक्ष्य और 370 उनका लक्ष्य, 10% ऊपर समझ लें यहां से। ये है इस वक्त। LKP सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा हमारे साथ है, वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए। स्वागत है गौरव आपका, गुड मॉर्निंग। बताएं पहले तो निफ्टी और बैंक निफ्टी खरीदे या बेचे? गुड मॉर्निंग। देखिए, एक बहुत ही नैरो रेंज में निफ्टी है, 8650 एक इमीडिएट सपोर्ट है, तो उसके लिहाज से आप एक बार बाय कर सकते हैं। ऊपर में ज्यादा नहीं, लेकिन 8740 8750 लेवल्स की उम्मीद कर सकते हैं। अगर ये सस्टेन अगर हो जाते हैं तब आप और थोड़े अपसाइड की उम्मीद रख सकते हैं। और रही बात बैंक निफ्टी की, एक जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था 19,700 का, उसके अराउंड ही क्लोजिंग हुई है, 19,700 थोड़ा बहुत ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो अगर सस्टेन अगर हो जाता है तो आपको इसमें थोड़ा ज्यादा मोमेंटम देखने मिल सकता है, आपको 20,000 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो आप ये 19,550 19,600 के स्टॉप से ये बाय कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। गौरव, अपने टॉप पिक्स भी बताइए आज के लिए। मेरा पहला जो रिकमेंडेशन होगा वो PFC में होगा। एक बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था, 127 से बार यहाँ पे शॉर्ट्स बन रहे थे। अब की बार क्लोजिंग इससे थोड़ी ऊपर आई है, तो मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग आपको 132 तक लेके जा सकती है। 130 132 आज आपको देखने मिल सकता है। उसके बाद अगर फ्रेश लॉन्ग्स आते हैं तो ये सीरीज के पहले एक बार ये 140 टेस्ट कर सकते हैं, तो वो लिहाज से आप PFC फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं। 132 का इसमें ट्रेडिंग टारगेट होगा, एक छोटा 125 का स्टॉप लॉस होगा। टाटा केमिकल ये भी एक स्टॉक है जो कंसिस्टेंटली इसमें 540 लेवल से लॉन्ग पोजीशंस बन रही है, मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, अच्छी खासी बाइंग ऑप्शन में भी हो रही है। एक क्लोजिंग में काफी अच्छी ब्रेकआउट्स हुए हैं, तो एक 610 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। 570 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। और इंफ्राटेल के थोड़ा वीक लग रहा है, जब भी ये अराउंड 365 370 पे आता है, यहाँ पे शॉर्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब की बार भी थोड़े बहुत शॉर्ट्स बनते हुए देखे जा रहे हैं, तो वो लिहाज से आप बेच सकते हैं। 355 का इसमें टारगेट होगा और 368 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। तो इंफ्राटेल आज नतीजों से पहले बिकवाली करने की राय है, टाटा केमिकल खरीदारी करने की राय। तो आज 2 टेलीकॉम कंपनियां रहेगी एक्शन में, एक तो है आइडिया और दूसरी टेलीकॉम में इंफ्रास्ट्रक्चर का कारोबार करने वाली भारतीय इंफ्राटेल। दोनों ही निफ्टी की कंपनियां हैं, दोनों के नतीजे आज आने वाले। कैसे रहेंगे नतीजे? पूजा ने एक अनुमान बनाया है, पोल बनाया है, पूछते हैं उसी से। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या कह रहे हैं कि अनुमान किस तरह के आएंगे नतीजे दोनों कंपनियों के?
गुड मॉर्निंग। वैसे तो सितंबर तिमाही एक कमजोर तिमाही होती है तमाम टेलीकॉम कंपनियों के लिए, और आइडिया पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। कंपनी का जो एमोर्टाइजेशन और इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बढ़े हुए होंगे, जिसकी वजह से कंपनी के मुनाफे पे असर देखने को मिलेगा, और हमारा अनुमान है कि मुनाफे में 30% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इस क्वार्टर आइडिया का वॉल्यूम्स बढ़ाने पर काफी ज्यादा फोकस रहा है, तो इस बार वॉइस वॉल्यूम्स में किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिलता है इस पर हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा भारतीय इंफ्राटेक के नतीजों की बात करें तो लास्ट क्वार्टर भी कमजोर था, क्योंकि ऑरकॉम और वीडियोकॉन ने एग्जिट कर लिया था, जिसकी वजह से जो कंपनी का टेनेंसी रेवेन्यू है वहां कमजोरी थी। इस बार भी टेनेंसी ग्रोथ में कमजोरी देखने को मिलेगी, रेंटल रेवेन्यू भी कमजोर रहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जो सुधार है वो एनर्जी मार्जिन में देखने को मिलेगा। इस क्वार्टर हमारा अनुमान है 3.4% के सामने 4.5% के आसपास ये मार्जिन नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आज की दो निफ्टी की दिग्गज कंपनियों के नतीजों का अनुमान। आपको बता दूं, बाजार बंद होने के बाद आएंगे आइडिया के नतीजे और कल इसके ऊपर बाजार रिएक्ट करेगा, लेकिन आज लोग यहां पर पोजीशंस बनाते हुए दिखेंगे। और आप देखिए शुक्रवार के सेशन में डेज हाई के आसपास आइडिया ने समाप्ति दी थी। लेकिन बात अब उनका कुछ कंपनियों की जिनके नतीजे शुक्रवार बाजार बंद होने के बाद आए हैं। टाटा स्पॉन्ज, अविनाश, जबरदस्त नंबर्स इस कंपनी ने पेश किए। 182% मुनाफा बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1% से बढ़कर सीधे 11% हो गए। ये बताइए इन नंबर्स को आपने किस तरह से रीड किया? नहीं, नंबर्स तो डेफिनेटली काफी स्ट्रांग है। 6 करोड़ से मुनाफा 16 करोड़ हो चुका है, और क्लियरली हेमंत, ओनली जो नेगेटिव कंसर्न है कि प्रीवियस क्वार्टर में भी टॉप लाइन ग्रोथ ज्यादा नहीं था, इस क्वार्टर में भी टॉप लाइन ग्रोथ मार्जिनली प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा कम है। बट ओवरऑल स्पंज एंड के प्राइसेस की अप ट्रेंड देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इनके लिए प्राइसेस जब तक फर्म रहती है, मेरे ख्याल से मुनाफा आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए ठीक ठाक रहना चाहिए, और इस रिजल्ट्स के बाद तो डेफिनेटली एक थोड़ा सा अपटिक आज आपको शेयर में देखने को जरूर मिलेगा। तो शेयर में तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि पिछले 1-2 सेशन से जहां तक मुझे अंदाजा है शेयर थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखा था, तो आज रिकवरी करने के लिए तैयार। देखिए 2 दिन ये है शुक्रवार का, ओके, मामूली नुकसान के साथ बंद हुआ है शुक्रवार को, 3.5% नीचे बंद हुआ है, तो फिर तो गुंजाइश बनती है ऊपर जाने की स्टॉक में। ये और कालिंदी रेल निर्माण, इन दोनों के नतीजे सबसे अच्छे दिख रहे हैं अगर आप सारे नतीजों को पढ़ें इस जो वीकेंड पर आए हैं। 7 दिन में तो 5%, 4.5% बढ़ा है, इसका मतलब ट्रेंड तो ऊपर का है। वागले साहब आज कितना भागेगा बताइए? 665 में एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है अगर आप इंट्राडे की बात करें, और इसमें बड़ी मूव टाटा स्पॉन्ज में आएगी जब ये 685, 690 के ऊपर बंद होगा, तो फिर सीधा 800 तक का टारगेट खुल जाता है। ओह, तो 800 तक के टारगेट के लिए 65 के ऊपर। हाँ, बट ये मतलब 3 से 6 हफ्ते का व्यू है। अगर 665 तो आज भी हो सकता है, बड़ी बात थोड़ी है। देखिए ना कितना 665 मतलब कितना 15 रुपए ना। हाँ, 15 रुपए मतलब 2.5% खाली। 685 नॉट 665, 685। अच्छा, लगे हाथ कालिंदी रेल के भी चार्ट्स देखिए, ये कैसे लगते हैं? घाटा था करीब 8 करोड़ का। घाटे से मुनाफे वाली जो कंपनियां वो जनरली अच्छा प्रदर्शन दिखाती हैं मूवमेंट के लिहाज से। 1.25 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा आया है इनको, और एबिटा मार्जिन्स भी देखिए 1% से बढ़कर 7.5% हो गए हैं। क्या यहां पर भी आपको लगता है तेजी देखने को मिल सकती है आज के दिन? और टैक्स रेल भी बता दीजिए, क्योंकि प्रमोटर ग्रुप सेम है टैक्स रेल के भी, ये कैसे लगते हैं? कालिंदी हेमंत 112 ब्रेक नहीं करेगा ऑन द डाउन साइड, जो कि स्ट्रांग सपोर्ट है। ऑन द अपसाइड 120, तो आप 4 से 5% की बात कर रहे हैं, उतने एक सीमित दायरे में आपको वो मूव मिल सकती है। माइल्डली पॉजिटिव इसको मैं कहूंगा। टेक्समैको रेल अगेन 112, 113 में एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, जो मुझे नहीं लगता है इतनी जल्दी क्रॉस करेगा। ओके, तो ये है कालिंदी रेल पर और दूसरे रेलवे स्टॉक्स पर रहा है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और बेहतरीन पिक्स है गौरव के पास भी, और एक स्टॉक अविनाश ने अभी तक बताया नहीं है उनकी टॉप पिक्स में। 2 तो बता दिए, LIC हाउसिंग और वी-गार्ड, एक और बाकी है, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है इस वक्त संदीप वागले साहब, अविनाश गोरक्षकर, गौरव बिस्सा, और अब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं लखनऊ से, जहां पर बड़ा एक्शन हो रहा है मार्केट के बाहर भी। ManasJaiswal.com के मानस जायसवाल, मानस स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। मार्केट में मन लग रहा है ना आज आपको लखनऊ के हालात देखकर? वहां पर एक्शन ज्यादा दिख रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से आज एक मीटिंग बुलाई है, बताइए जा रहे हैं आप सर? नहीं सर, मेरा तो सौभाग्य कि मेरे को नहीं बुलाया है, क्योंकि बुलाना होता तब तो ज्यादा दिक्कत होती, डिसीजन लेना मुश्किल होता। चलिए बताइए मार्केट पर क्या व्यू है आपका? निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे दिख रहे हैं आपको?
नहीं, देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी की जहां तक बात है, मैं समझता हूँ कि ट्रेंड अभी भी वीक है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स कंटिन्यूसली देखे जा रहे हैं और पिछले हफ्ते जो हमने जो पहले 3 दिन में हमने बाउंड बैक देखा वो केवल एक अपसाइड करेक्शन दिखता है। मैं अभी भी समझता हूँ कि ट्रेंड वीक है और अगर एक ट्रेड लेना हो तो थोड़ा देखिए, बेहतर आइडिया तो यह है कि अगर हम पिछले 3 दिन का ट्रेडिंग पैटर्न देखें तो उसमें निफ्टी को ट्रेड ना करना बेहतर आइडिया है। बट अगर निफ्टी को ट्रेड करना है तो मैं समझता हूँ थोड़ा इंतजार करें, जब निफ्टी 8650 के नीचे जाए तब वहां पर निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बनाए। लॉन्ग पोजीशन बनाने का नहीं सवाल उठता है। मैं समझता हूँ 8650 के नीचे निफ्टी में शॉर्ट करना चाहिए 8700 के स्टॉप लॉस के साथ, और आप उस केस में उम्मीद कर सकते हैं कम से कम 8550 के लेवल्स टेस्ट होंगे। वैसे ही बैंक निफ्टी में अगर आप देखिए तो वहां पर भी लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं और जब तक ये करीब 19,800 19,850 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं जाता है, यहाँ पर तेजी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर भी मैं समझता हूँ कि 19,500 के नीचे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करें, उस केस में 19,750 के स्टॉप लॉस रखें और 19,500 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो कम से कम 19,000 के लेवल्स तो बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए, तो निफ्टी से ज्यादा बेटर है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रखें। बिल्कुल यही बात बागले साहब ने भी कार्यक्रम की शुरुआत में कही थी, मानस जायसवाल भी यही कहते हुए। लेकिन एक अच्छी चीज मुझे नजर आ रही है और वो है एसजीएक्स निफ्टी में सुधार। हांगकांग के मार्केट्स में आप नजर डालिए, क्या तेजी देखने को मिल रही है। मुझे पिछले हफ्ते सोमवार की याद आ रही है। आप देखिए, एशियाई बाजारों ने सुधरना शुरू किया था और भारतीय बाजारों में तेजी देखने को मिलती। जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तब सिर्फ 6 अंक ऊपर था और अब आप देखिए 20 अंक ऊपर है। 7 बजे के आसपास 10 अंक की गिरावट देखने को मिल रही थी, तो करीब 30 अंक का सुधार डेज लो से आप कह सकते हैं एसजीएक्स निफ्टी में देखने को मिल रहा है। शंघाई देखिए 1% ऊपर, देखिए आधा परसेंट भाग रहे हैं। जापान भी सुधरने की कोशिश करता हुआ। तो एशियाई बाजारों में देखिए जो घंटे भर पहले तस्वीर थी वो बदल चुकी है, तो नजर होनी चाहिए आपकी एशियाई मार्केट्स पर और एसजीएक्स निफ्टी पर। तो बात करते हैं ऐसी कंपनियों की जिनके अच्छे नतीजे आए हैं ओवर द वीकेंड। इक्विटास 16% मुनाफा बढ़ा। ये बताइए आपको कैसे लगे नंबर्स। एसेट क्वालिटी तो थोड़ी बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर खराब हो रही है, लेकिन नंबर्स कैसे लगे और आज ये शेयर किस तरह का रिएक्शन दे सकता है। इस शेयर ने लिस्टिंग के बाद से लोगों को पैसा बना कर दिया है। आई थिंक नतीजे डेफिनेटली अच्छे हैं और मुझे लग रहा है कि क्लियरली मार्केट्स मैनेजमेंट की कमेंट्री के लिए वेट करेगा जो कल का कॉन्फ्रेंस कॉल है। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बहुत इनकम फ्रंट पे एज वेल एज प्रॉफिट फ्रंट पे नंबर्स डेफिनेटली स्टेडी टू मॉडरेट है। एसेट क्वालिटी में डेफिनेटली थोड़ा बहुत डिटोरिएशन जरूर है, बट मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल है, प्लस इन्होंने एक स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे लाइसेंस लेके अभी जो काम शुरू किया है, हमको लग रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली अगर 6 to 12 मंथ्स का व्यू ले तो माइक्रो फाइनेंस स्पेस में ये रीजनेबली वैल्यूड है। लेकिन जिस तरह की तेजी इस स्टॉक में हो गई लिस्टिंग के बाद, उसमें लोग एसेट क्वालिटी में थोड़ी भी कमजोरी बर्दाश्त करेंगे क्या? आई थिंक मुझे लग रहा है कि अनिल जी एसेट क्वालिटी इतनी भी खराब हुई नहीं है। हो सकता है कि देखिए ये अगर ट्रेंड कंटिन्यू हो गया 1-2 क्वार्टर, अगर मोमेंटम एसेट क्वालिटी का खराब होने का ट्रेंड कंसिस्टेंट हो गया तो शायद मार्केट्स को थोड़ा सा इस मैनेजमेंट पे और इस कंपनी पे थोड़ा बहुत कॉशन रहेगा। लेकिन इस कंपनी की मैनेजमेंट टीम और जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल है, मेरे ख्याल से कंपेयर टू भारत फाइनेंशियल जो काफी रिचली वैल्यूड है, यहाँ पे डेफिनेटली हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में वीक ट्रेंड रहे, लेकिन लंबे अवधि के लिए ये काफी अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है। मतलब आप एक चांस अभी देना चाहते हैं मैनेजमेंट को कि पहले एक ही तिमाही के नतीजों और एसेट क्वालिटी से शायद बात न बिगड़े, लेकिन स्टॉक काफी भागा है। जो एसेट क्वालिटी की बात कर रहे हैं, जो दर्शक सुन रहे हैं वो सोच रहे हैं कि क्या नंबर आया है, तो आपको बता दूं 1.6% से ग्रॉस एनपीएस बढ़कर 2.5% हो गए हैं। तो एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा आप देखिए डिटोरिएशन देखने को मिला है। तो आज टेस्ट होगा इक्विटास का, साफ तौर पर ये नजर आ रहा है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद टेलीकॉम कंपनियों के लिए भी अनिल देखिए पिछले कुछ दिन काफी इंटरेस्टिंग रहे हैं। आइडिया में एक अच्छा सुधार देखने को मिला है, आज बाजार बंद होने के बाद इसके नतीजे आएंगे। लेकिन एक खबर भी है, TRAI ने कहा है 50 करोड़ रुपए प्रति सर्कल का फाइन क्यों नहीं लगा देना चाहिए इन टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर, क्योंकि ये रिलायंस जियो को पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्टिविटी नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप जोड़ें 21 सर्कल हैं भारती के पास, 1050 करोड़ रुपए के आसपास का जुर्माना लग सकता है। वोडाफोन पर भी इतना ही, 21 सर्कल उनके पास भी हैं। आइडिया के पास 19 सर्कल है, 950 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है अगर ये जो TRAI ने पेनल्टी सजेस्ट की है लागू हो जाती है। तो क्या करना चाहिए आपको टेलीकॉम कंपनियों में, बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। ब्रेक से पहले हम आपसे बता रहे थे कि टेलीकॉम कंपनियां रडार पर रहेंगी। TRAI ने जिस तरह से
फाइन सजेस्ट कर रहे हैं। ये बताइए अविनाश, आप कैसे देख रहे हैं TRAI की जो प्रस्ताव उन्होंने दिया है, 3 टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर फाइन लगाने की बात हो रही है, और इन शेयरों पर आपका क्या व्यू बन रहा है? नहीं, मुझे लग रहा है कि हेमंत, अगर ये फाइन रियलिटी में लागू होती है तो डेफिनेटली इनके लिए और दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल कंपटीशन प्रेजेंट कर रहा है, मुझे लग रहा है कि डेटा पे अभी सभी लोग कॉम्पीट कर रहे हैं और यहाँ पे मार्जिन्स डेफिनेटली सारे प्लेयर्स के प्रेशर में आएंगे। आई थिंक आज आइडिया के नंबर्स है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये एक नेगेटिव सरप्राइज होगा अगर इनको रियली फाइन 50 करोड़ का लगाते हैं। क्लियरली POI को लेके रिलायंस जियो के जो कॉल ड्रॉप्स हो रहे हैं, मेरे ख्याल से ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये होता है तो डेफिनेटली सारे टेलीकॉम स्टॉक्स में आपको वीकनेस देखने को मिले। हमारी राय में तो ये सारे स्टॉक्स को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। प्रीवियस वीक जो आइडिया का अप ट्रेंड देखने को मिला था, वो आज अगर नंबर्स में प्रेजेंट होता नहीं है तो आपको एक बिकवाली का ट्रेंड डेफिनेटली कल देखने को मिल सकता है। तो आइडिया के नंबर्स, लेकिन एक चीज जरूर है, नंबर्स में इस बार एक्सपेक्टेशन किसी को है नहीं अच्छे आने की, और अगर थोड़े भी नंबर्स ठीक ठाक आ गए, पर इसलिए पिछले हफ्ते बढ़ा भी है, बढ़ा है। देखिए जो 2% नहीं, देखिए आधे घंटे में आखिर क्या हुआ है। हाँ, तो ये जरूर हो सकता है हेमंत कि जिन्होंने आखिरी आधे घंटे में शुक्रवार को खरीदे उन्हें थोड़ा। अच्छा, ये भी एक और चीज ध्यान है, ट्राई ने सिफारिश की है, जुर्माना लगाया नहीं है, अभी लगा नहीं है जुर्माना। ट्राई सिफारिश करता है, DOT फिर उसको आगे जुर्माना लगाता है, और उसके बाद फिर लंबा प्रोसेस है। लेकिन ये खराब खबर सुबह सुबह इस सेक्टर के लिए आती है। हाँ, क्योंकि मैं ये ट्विटर पे भी बहुत सारे मैसेज देख रहा था, लोगों को ये लगा कि भाई हर सर्कल पर 50 करोड़ का जुर्माना लग गया। जुर्माना लगने की प्रोसेस लंबी है, तो ये ध्यान रखें। और स्टॉक TRAI जनरली हर चीज पे सिफारिश ही कर सकता है, उसके पास जुर्माना लगाने का हक है ही नहीं। तो फाइनली तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को इसके ऊपर जुर्माना लगाना है, और जनरली जुर्माना लगने के बाद ये कंपनियां कोर्ट पहुंच जाती हैं। तो फिर वागले साहब को पूछते हैं कि ये अगर गिरेगा तो खरीदेंगे क्या? आप खरीदेंगे तो आप किस लेवल पर खरीदेंगे? गिरेगा तो मैं नहीं खरीदूंगा। अच्छा। 84-85 के आसपास ऊपर में मैं बेचने की सोचूंगा, क्योंकि वीकली पैटर्न अभी भी नेगेटिव ही है। चलिए, तो आज ये सेक्टर रडार पर आपके जरूर रहना चाहिए। कुछ और स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपने नतीजे पेश किए हैं। वर्धमान एक्रिलिक्स, इसके नतीजे देखिए अच्छा है, 12 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 15 करोड़ का हो गया है। 14% से जो एबिटा मार्जिन से वो बढ़कर 19% हुए हैं। वर्धमान एक्रिलिक्स चार्ट कैसा लगता है आपको वागले साहब? देखा है आपने स्टॉक को? बिल्कुल देखा है हेमंत, काफी मूव आ चुकी है इसमें। ब्रेकआउट लगभग 40 के लेवल्स पे आया, अभी ऑलरेडी वहां से 20% की मूव आ चुकी है, लेकिन पैटर्न में कहीं भी वीकनेस नहीं है। अगर आपको 45-46 ये लेवल पे मिलता है तो बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 55 to 58, और मेरा 40 के नीचे जाने का कोई ये दिखता नहीं है चार्ट पर। ओके, तो ये है वर्धमान एक्रिलिक के लिए। नतीजों के बाद देखते हैं आज किस तरह का एक्शन होता है, लेकिन एक्शन शुरू होगा भारतीय बाजारों में अब से कुछ मिनटों में, जब हम लेकर आएंगे आपको प्री ओपनिंग सेशन, बताएंगे किस तरह की मजबूत शुरुआत दिखाता है। SGX निफ्टी दमदार प्रदर्शन करता हुआ 8,725 ट्रेडिंग रेंज का जो हायर एंड है उसके बेहद नजदीक पहुंचने की कोशिश करता हुआ दिखा है। 7 पॉइंट की प्रीमियम थी शुक्रवार को, यानी कि 8,715 8,720 के आसपास शुरुआत, लेकिन ये शुरुआत शुक्रवार के उच्चतम स्तरों के आसपास या उसके ऊपर होने के आसार है। 6688 ये था रुपए का लेवल, जहां शुक्रवार को 8 पैसे की कमजोरी के साथ करेंसी मार्केट में हमने क्लोजिंग होते हुए देखी। डॉलर फिर मजबूत है, क्या आज थोड़ी और कमजोरी होती है? 67 ये राउंड फिगर बड़ा अहम लेवल है, इसे होल्ड कर पाते हैं यानी। इसके अलावा स्टॉक 2020 का अपडेट हर रोज की तरह, और साथ ही 9:15 से हमारे साथ हैं 5 एक्सपर्ट्स जो आपको बताएंगे कि किस तरह का शुरुआती एक्शन रहेगा, किन शेयरों में रहेगा, और क्या ओपनिंग ट्रेड्स आप करें शुरुआती 15-20 मिनटों में। तो पहला सौदा लेकर आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।